हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रीता पहचान क्लासेस में मैं आई हूँ व्याकरण सत्र लेकर, जो क्रमानुसार हमारा चल रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में व्याकरण सत्र में आपको बताया था क्रिया पार्ट 1। आज मैं क्रिया प्रयोग की दृष्टि से जो शब्द के भेद थे उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे। तो आज पार्ट 2 में मैं लेके आई हूँ क्रिया के भेद वर्गीकरण, यानी को क्रिया को किस किस आधार पे बांट के और कैसे कैसे उसके भेद बताए जाते हैं। और इसमें हम जानेंगे क्रिया के अर्थ, विधि और मूड के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले क्रिया के भेद का वर्गीकरण। आपको एक एक करके इसको समझना है, ध्यान से समझना है। इसीलिए मैंने इसका वर्गीकरण भी किया और अलग अलग से मैंने यहाँ पर आपको चार्ट बना दिया है, ताकि आप ये क्लियर हो सके, एकदम अलग से हो सके आपको ये क्लियर कि कौन से वर्गीकरण में कौन सी क्रिया आती है। ठीक है, इसीलिए मैंने एक साथ इसका चार्ट बनाया है। तो चलिए नाउ स्टार्ट। क्रिया के भेद, इनको 3 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। एक कर्मफल, जाति या रचना के आधार पे, यानी कर्मफल के आधार पे कहे या जाति के आधार पे कहे या रचना के आधार पे कहे, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। यानी इसके अनुसार क्रिया के कितने भेद? 2 भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरा है संरचना के आधार पर, यानी रचना में जो फिर हम रचना करते हैं यानी संरचना करते हैं, उसके आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा कृदंत क्रिया। ठीक है। तीसरा वर्गीकरण है प्रयोग एवं क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के चैप्टर में हम क्रिया के बारे में एक अन्य भेदों को भी हम पढ़ते हैं, जो मुख्यतः कितने हैं? 4 हैं। एक सहायक क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा सजातीय क्रिया और चौथा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, ये हमारा वर्गीकरण था क्रिया का। अब एक एक करके हम इन भेदों को जानेंगे और पहचानेंगे कि किसे कौन सी क्रिया कही जाती है और उसको हम कैसे पहचानते हैं। उदाहरण के साथ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम पहला वर्गीकरण, कर्मफल, जाति, रचना के आधार पर क्रिया के जो 2 भेद है उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके आधार पर कितने भेद? 2 भेद। ध्यान से सुनिए बेटा। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक और अकर्मक नाम से पता चल रहा है, जिसमें पहले वाले में जिसमें कर्म हो और जिसमें कर्म ना हो, और मिलाप से क्या बना? क्रिया। तो ये कर्म क्या है? ठीक है, पहले हम ये समझे। दोनों में क्या पता चल रहा है कि एक में कर्म का होना, एक में कर्म का होना नहीं। तो ये पहले कर्म क्या है ये हम जान लें। कर्म साधारण अर्थ में हम क्या जानते हैं? अपना कर्म जो हम करते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पर कर्म का अर्थ होता है कि कर्ता जो व्यापार करता है, यानी कर्ता जो काम कर रहा है, उसका फल जिस पे पड़ता हो उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि कर्म हुआ है जिस पे कर्ता जो कार्य करेगा उसका फल पड़े, डायरेक्ट कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे उसका फल पड़े। उस वस्तु जिस वस्तु पे इसका फल पड़े वही मेरा क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। जैसे देखिए, अब सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया से वो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता स्वयं वह कार्य ना करके कर्ता पे वो फल ना पड़े, किसी अन्य चीज़ों पे पड़े। तो कर्ता का फल जिस पे पड़े वो मेरा कर्म होता है। जैसे देखिए, राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है। अब आप देखिए, अगर राम खाता है रहता तो डायरेक्ट इसका किस पे प्रभाव पड़ता? राम पे पड़ता। लेकिन राम जो खा रहा है वह किस पे प्रभाव पड़ रहा है? आम पे पड़ रहा है, नहीं। तो ये आम ही मेरा क्या हुआ? कर्म हुआ। ठीक है।
कर्ता जो कार्य कर रहा है जिस पे उसका फल पड़े वह मेरा क्या है, कर्म है। तो राम आम खाता में हम क्या देखते हैं कि राम पे प्रभाव ना पड़ के किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है। तो वही मेरा क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। वैसी क्रिया जिसमें कर्ता जो व्यापार करे, कर्ता पे फल ना पड़ के किसी अन्य चीज़ों पे पड़े, तो वह मेरी क्रिया कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब दूसरा जस्ट इसका उल्टा, कर्ता जो कार्य कर रहा है सीधे उसी पर उसका फल पड़े, यानी कर्ता पे ही सीधे उसी का फल पड़े। जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है। सीता नाचती है, सीता नाचती है। अब देखिए यहाँ पर कोई अन्य शब्द है जिस पे फल पड़ रहा हो क्रिया का, यानी कर्ता जो काम कर रहा है किसी अन्य चीज़ पे फल पड़ रहा है। मोहन जाता है यानी जाने का काम किस पे प्रभाव पड़ रहा है, मोहन पे। सीता नाचती है तो नाचने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, डायरेक्ट सीता पे। तो मोहन और सीता मेरा क्या है, करता है। तो आकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिस पे क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पे पड़े, अन्य चीज़ों पे ना पड़े। ठीक है, तो वह मेरी अकर्मक क्रिया है। समझ गए होंगे आप। अब एक पॉइंट है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को कैसे पहचानें। नहीं, साधारण सी बात है, इसको पहचानना बहुत आसान है। आप जो वाक्य आपके सामने आए, क्रिया के रूप में जो वाक्य आपके सामने आए, उससे पूछिए क्या किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर जवाब मिल जाए किसी शब्द के रूप में तो वह मेरा सकर्मक क्रिया है, और क्या किसको लगाकर जब कोई जवाब ना मिले तो वह मेरा अकर्मक क्रिया है। जैसे राम खाता है, क्या खाता है, राम क्या आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। किसको खाता है, आम को खाता है। तो यह मेरा सकर्मक क्रिया। उसी तरह अकर्मक क्रिया में मोहन जाता है, क्या जाता है, किसको जाता है, कोई जवाब मिला तो वह मेरा अकर्मक क्रिया है। सीता नाचती है, क्या नाचती है, किसको नाचती है, कोई प्रश्न का उत्तर मिला तो वह मेरा क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा। तो क्रिया के भेद का पहला वर्गीकरण जो कर्मफल जाति रचना के आधार पर था, उसके अनुसार दो भेद और क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना। अब इसका दूसरा वर्गीकरण संरचना के आधार पर। आपको सिर्फ क्रिया को समझ लेना है। क्रिया को परिभाषित रूप में हमने क्या जाना, जिससे किसी काम का करना या होना जाना जाए। तो काम होगा, क्रिया होगी, कुछ ना कुछ काम होगा, ये तो स्पष्ट हो गया क्रिया के रूप में। लेकिन क्रिया के जो अलग अलग रूप आते हैं उसी के अनुसार उसको वर्गीकृत किया गया और उसी के अनुसार उसके अलग अलग भेद बने। तो पहले वर्गीकरण के अनुसार हमने जान लिया। अब दूसरे वर्गीकरण के अनुसार क्रिया के भेद संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। अब एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, होगा तो कोई काम है, यानी कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी को प्रेरित कर रहा हो, यानी कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। जैसे सीता गीता से किताब पढ़वाती है, किताब पढ़वाती है। से गाड़ी चलवाता है, चलवाता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सीता गीता से किताब पढ़वाती है, यानी सीता जो कि
करता हुआ, मुख्य करता हुआ वह खुद काम नहीं कर कर दूसरे किसी से काम करने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। मोहन श्याम से गाड़ी चलवाता है। तो क्या देखा हमने कि मोहन खुद काम ना करके दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यही पढ़ना से पढ़वाना, पढ़ना से पढ़वाना, यानी खुद नहीं पढ़ा, पढ़वाया। चलना से चलवाना, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। ना लगाकर हम जानते हैं क्रिया बनती है, और जब वाक्यों में उसका प्रयोग करते हैं तो अलग अलग काल के अनुसार, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी, उसके अनुसार वाक्य में उसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो यह मेरा क्या था, प्रेरणार्थक क्रिया। अब संयुक्त क्रिया जाने। संयुक्त क्रिया क्या है, पहले परिभाषा के रूप में प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा के रूप में हमने क्या जाना, वैसी क्रिया जो कर्ता खुद ना कर कर किसी और से करवाने को प्रेरित करे, वह मेरी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। उसी तरह संयुक्त क्रिया क्या होती है कि वाक्य में क्रिया धातु के दो रूप के साथ क्रिया हो, यानी कि धातु का दो रूप हो। और धातु क्या है, क्रिया का अंश है, उसका मूल रूप है। जैसे अब ध्यान दीजिए, संयुक्त क्रिया वह क्रिया है जिसमें धातु, किसी वाक्य में धातु के दो रूप हो या दो क्रियाएं हो। जैसे वह चल दिया, यानी चल देना। वह गिर गया, वह गिर गया, यानी गिर पड़ना, ठीक है। यह क्रिया का रूप हुआ और ये वाक्य में प्रयोग हुआ। यह क्रिया का रूप हुआ और यह वाक्य में प्रयोग हुआ। तो हम क्या देखते हैं, दो धातु है, चल और दी। यहाँ पर गिर और गए, नहीं, उसे क्या बन गया, गिर पड़ना, पड़ गिर गया, गिर यानी पड़ धातु से बना है, गया का अर्थ बना है, यानी कि दो धातु यानी दो क्रियाएं हो रही है उससे मिलके। चल दिया, चलना और देना, चलना और देना। नहीं, यहाँ पर हमने क्या लिखता है, दिखा, गिरना और पड़ना। तो ऐसी क्रियाएं, वाक्य में जब क्रियाओं का दो रूप आए, दो तरह से आए, दो धातु आए, तो वह मेरी क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब तीसरा है नाम धातु क्रिया, सबसे इम्पॉर्टेंट नाम धातु क्रिया। मैंने पहले भी बताया था, जब मैं धातु का रूप बता रही थी तो मैंने क्या बताया था, मूल धातु में और यौगिक धातु में। यौगिक धातु में भी हमारा नाम आया था नाम धातु। तो नाम धातु में क्रिया जुड़ गया तो नाम धातु क्रिया, यानी वैसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के माध्यम से बने। वैसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के माध्यम से बने, उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। यानी किसी क्या कहते हैं, मुख्य मूल धातु से ना बनकर किसी नाम से बनना। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, चाल से चलाना आदि। यानी नाम धातु क्रिया वह क्रिया है जो मूल धातु से ना बनकर किसी शब्द से बने, नाम से बने, और मुख्यतः किससे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से। ये सब शब्द क्या है, हमारे संज्ञा शब्द हैं। नहीं, चाल विशेषण शब्द है, यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने वैसी क्रियाएं क्या कहलाती है, नाम धातु क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। इसका अंतिम भेद
कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया क्या है? ठीक है, कृदंत मतलब होता है जिसका अंत कृत प्रत्यय से हो। ठीक है, जिसका अंत कृत प्रत्यय से हो, उससे बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। तो कृदंत मतलब, कृत मतलब क्या होता है? क्रिया या धातु। यानी किसी धातु के माध्यम से या क्रिया के माध्यम से जिसमें प्रत्यय लगकर क्रिया बने, वह मेरा क्या होता है? कृदंत क्रिया होता है। जैसे वह जाता है, जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, ता है। तीनों में क्या हमने देखा? ता, ता, ता। यह क्या है? मेरा क्रिया का रूप है। यानी क्रिया के माध्यम से अगर उसमें कोई प्रत्यय लग जाए, यानी जा यहाँ मूल धातु है, खा यहाँ मूल धातु है, पढ़ यहाँ मूल धातु है, उसमें ता लग गया और उससे क्या बन गया? हमारा क्रिया बन गई नहीं। और ता जो है वह क्या है? हमारा प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय का मतलब होता है जो और ये कौन सा प्रत्यय है? वह कृत प्रत्यय। यानी क्रिया के साथ या धातु के साथ जो प्रत्यय लगे और उससे जो हमारी क्रिया बने, वह क्या कहलाता है? कृदंत क्रिया। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। आपको क्या याद रखना है? एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है ना। तो कृत प्रत्यय क्या है? जो धातु और क्रिया के साथ प्रयोग हो। ठीक है। और तद्धित प्रत्यय क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयुक्त हो। तो कृदंत प्रत्यय, कृदंत क्रिया वह क्रिया है जो प्रत्यय धातु या क्रिया में लगकर क्रिया का रूप बन जाए। ठीक है, धातु में ऐसा प्रत्यय जो धातु या क्रिया में लगकर क्रिया का रूप बन जाए। जैसे जाता, ता, ता, खाता, पढ़, जाता, खाता और पढ़ता। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको? अब इसका तीसरा वर्गीकरण हम जानेंगे, क्रिया के भेद, प्रयोग एवं क्रिया के अन्य भेद, जो 4 रूपों में प्रयोग होते हैं। जैसे पहला, इसका पहला रूप क्या है? पहला भेद क्या है? सहायक क्रिया। ठीक है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे ही हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ डाला, राम ने पुस्तक पढ़ डाला, वह जाती है, माँ खाना बनाती है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? पुस्तक पढ़ना मुख्य काम है, लेकिन यहाँ डाला, पुस्तक पढ़ डाला, यहाँ डाला क्या हुआ? मुख्य क्रिया का सहायक बन के आया। तो यह मेरा क्या हो गया? सहायक क्रिया। वह जाती, जाना यहाँ क्या है? मुख्य क्रिया है, लेकिन है जोड़ के उसे हमने क्या किया? सहायता प्रदान की। तो यह मेरा सहायक क्रिया है। माँ खाना बनाती, खाना बनाना क्या है? मुख्य क्रिया है, लेकिन ये जो है शब्द आया मुख्य क्रिया का क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। तो यह मेरा क्या हुआ? सहायक क्रिया। यानी वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में प्रयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया। अब दूसरा इसका भेद, पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या है उसे समझिए। कर्ता जब एक काम तुरंत खत्म करके दूसरा काम करे तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कर्ता तुरंत एक काम खत्म करके दूसरा काम स्टार्ट कर दे तो पहला जो काम हुआ वह मेरी कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिए, राम पढ़कर विद्यालय जाता है, राम पढ़कर विद्यालय जाता है। ठीक है।
राम पढ़कर विद्यालय जाता है। यानी एक साथ उन्होंने, कर्ता ने, ये जो राम जो करता है, एक साथ तुरंत इसने दो काम किया नहीं। पहले पढ़ा फिर विद्यालय गया नहीं। गंगा पूजा कर बाजार जाती है, बाजार जाती है। इसने, गंगा ने, जो कि करता है, तुरंत एक काम खत्म कर दूसरा काम किया। तो पहले की जो काम हो गई, जो पहले उसने काम किया, वही मेरा क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएंगे, वाक्य दे दिया जाएगा इसी तरह का और पूछा जाएगा कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है नहीं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि पहले कर्ता ने कौन सा काम किया। घुमा के भी प्रश्न दे सकता है, तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि कर्ता ने पहले कौन सा काम किया। तो एक साथ इसको हम कैसे पहचानेंगे, जब कर्ता दो काम, एक काम खत्म करके तुरंत दूसरा काम करे, तो पहले की जाने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको। इसका तीसरा भेद सजातीय क्रिया। इसे ध्यान से समझिए। कभी कभी वाक्य में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि क्रिया होती है और वह एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है। एक ही जैसी बात हम दो तरीके से कहते हैं, एक ही शब्द आकर दो तरीके से हम बात को करते हैं। जैसे देखिए, उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय क्रिया। यानी वाक्य में चाहे वह सकर्मक क्रिया आए चाहे अकर्मक क्रिया आए और दोनों के भाव मतलब मिलते जुलते हो, तो वह मेरी क्या होगी, सजातीय क्रिया। जैसे देखिए, वह पढ़ाई पढ़ चुका, वह पढ़ाई पढ़ चुका है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, वह दौड़ गया। ध्यान से देखिए इसको, वह पढ़ाई पढ़ चुका नहीं, यानी कि जो पढ़ाई थी उसकी, उसने क्या किया, उसको खत्म कर लिया। लेकिन यहाँ पर दो शब्द का यूज हुआ है, दो शब्द का प्रयोग हुआ है क्रिया के अर्थ में ही। वह पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई में क्या होता है, पढ़ना, पढ़ चुका यानी पढ़ लिया। तो दोनों क्या है, क्रिया शब्द है, लेकिन एक जैसा प्रयुक्त हुआ है, उसे ही हम क्या कहेंगे, सजातीय क्रिया। वह दौड़ गया, यानी कि दौड़ क्या है, दौड़ना। यहाँ पर दौड़ क्या है, दौड़ना, और दौड़ गया भी क्या है, दौड़ गया नहीं। यहाँ पर दोनों शब्द क्या है, क्रिया के रूप में आए। एक ही बात दो अर्थ में कही गई है, लेकिन एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों ही क्रिया है, दोनों ही क्या है, क्रिया है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सजातीय क्रिया। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको। अब इसका अंतिम भेद, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कर्म क्या होता है नहीं, जिसपे कर्ता का मतलब कर्ता जो कार्य करे, जिस पर उसका फल पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। किसी किसी वाक्य में या परिस्थिति अनुसार दो कर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी किसी वाक्य में परिस्थिति अनुसार दो कर्म का प्रयोग होता है, जिसमें पहला होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, तब आप कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। यानी कभी कभी वाक्य में ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें दो कर्म शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें पहला जो कर्म होगा, दो कर्म आएंगे उसमें, तो पहला जो कर्म होगा वह मेरा मुख्य कर्म होगा और क्या कहते हैं, दूसरा जो कर्म होगा मेरा गौण कर्म होगा। इसको आप जान लीजिए, मुख्य कर्म को कैसे पहचानते हैं और गौण कर्म को कैसे पहचानते हैं। पहले मैं उदाहरण लिख दूं आपको।
राम राधा को पुस्तक देता है। पुस्तक देता है। ध्यान से समझिए बेटा इस चीज़ को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको समझना भी है। इसी में आपको कभी अगर प्रश्न आ जाए कि मुख्य कर्म क्या है, गौण कर्म क्या है, तो आपको यह भी पता चले। एक और उदाहरण लिखती हूँ। माँ सीता को मिठाई देती है। मिठाई देती है। अब देखिए, राम यहाँ क्या है, करता है, ठीक है, देता है ना। अब राम जो कर्म कर रहा है, आप देखिए दो कर्म हो रहे हैं उसके। एक उसका जो व्यापार कर रहा है, राम जो कार्य कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसका फल दो लोगों पे पड़ रहा है, दो चीज़ों पे पड़ रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या समझाया आपको? कर्म किसे कहते हैं? जिस पे कर्ता के व्यापार का फल पड़े। यहाँ पर देखिए दो चीज़ों पे उसका फल पड़ रहा है। एक पड़ रहा है राधा पे और एक पड़ रहा है पुस्तक पे। नहीं, राम देता है, राम देता है। आप प्रश्न करिए, राम देता है, क्या देता है, किसको देता है? पुस्तक देता है, किसको देता है? राधा को देता है। दो कर्म आया ना बेटा। तो दो कर्म जिस वाक्य में आए और कर्ता के व्यापार का फल दो चीज़ों पे पड़े, उसे ही हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। वैसी क्रिया जिस पे कर्ता के व्यापार का फल दो कर्म पे पड़े, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसी में से पहला कर्म मुख्य कर्म होगा और दूसरा क्या होगा? गौण कर्म होगा। तो इसको हम कैसे जाने कि मुख्य कर्म कौन सा और गौण कर्म कौन सा? देखिए, जिस पदार्थ पे पड़ेगा कर्ता का फल, अगर किसी पदार्थ पे पड़े, वस्तु पे पड़े, तो वह मेरा होता है मुख्य कर्म। और पुरुष पे पड़े यानी व्यक्ति पे पड़े, व्यक्ति विशेष पे पड़े, तो वह मेरा होता है गौण कर्म। इसको हमेशा याद रखिएगा। इसको पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है। यानी कर्ता जो काम कर रहा है, अगर किसी वस्तु पे फल पड़े तो वह मेरा मुख्य कर्म है, और किसी व्यक्ति विशेष पे पड़े, पुरुष पे पड़े, तो वह मेरा क्या है? गौण कर्म है। यहाँ पुस्तक मुख्य कर्म हुआ और राधा क्या हो गई? गौण कर्म हो गई। यहाँ पर मिठाई मुख्य कर्म हुआ और सीता क्या हो गई? गौण कर्म हो गई। कर्म मतलब, आप कर्म हमेशा याद रखिए, कर्म मतलब कोई क्रिया नहीं, वो अपना कर्म करते जाओ, यानी अपनी क्रिया करते जाओ, उस अर्थ में नहीं सोचना है। यहाँ व्याकरणिक दृष्टि से कर्म का मतलब होता है कर्ता जो क्रिया करे उसका फल जिस पे पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा बेटा? मैंने स्पष्ट कर दिया इसको। द्विकर्मक क्रिया क्या होगी? जिसमें किसी वाक्य में जब जो कर्ता कार्य करे, जिस पे दो कर्म पे जिसका फल पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। उसी में एक कर्म होगा मुख्य कर्म और दूसरा होगा गौण कर्म। मुख्य कर्म होगा पदार्थ के रूप, पदार्थ पे जिसका पड़े प्रभाव, और यह पुरुष पे यानी व्यक्ति विशेष पे, तो वह मेरा गौण कर्म। ठीक है, तो यह थे हमारे क्रिया के भेद, जिसका 3 तरह से वर्गीकरण किया गया। पहला, दूसरा, तीसरा। कर्मफल जाति रचना के आधार पर जो 2 भेद हुए, संरचना के आधार पर 4 भेद हुए, और प्रयोग एवं क्रिया के अन्य के भेद के रूप में हमने 4 भेद देखे, और उसका मैंने स्पष्ट आपसे वर्णन भी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बेटा, इसको ध्यान से समझना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार में आपको समझ में आए, आप वीडियो को बार बार रिकैप करके देखकर इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो कभी भी आप क्रिया नहीं भूलिएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चाहे सब्जेक्टिव प्रश्न हो, आप उसको आराम से लिख सकते हैं। अब क्रिया का एक पार्ट जो मैं इसी वीडियो में आपको बताना चाहूँगी, क्रिया के अर्थ, विधि,
यानी मूड। हम कहते हैं ना, अरे उसका मूड कैसा है, तो आप कहते हैं हाँ उसका मूड अच्छा है। उसका मूड संदेह वाला है, लगता है कुछ सोच रहा है। नहीं, उसका मूड से आज पता चल रहा है कि कुछ संकेत दे रहा है। नहीं, कभी कभी क्या लगता है कि अरे उसका मूड है ना एकदम निश्चित रूप से बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और कभी कभी हमें क्या लगता है कि हाँ वो ना कुछ ऑर्डर देने के या कुछ इच्छा करने के मूड में है। तो उसी तरह क्रिया के भी मूड होते हैं। क्रिया का अर्थ के रूप में या विधि कह ले या मूड कह ले, यानी क्रिया जो होती है, नहीं क्रिया यानी किसके कहने का मतलब है, क्रिया का अर्थ या क्रिया के विधि या क्रिया के मूड का यह अर्थ होता है कि जो क्रिया हो रही है वह उससे किस भाव का पता चलता है। क्रिया के व्यापार से क्रिया के जिस भाव का पता चले उसे ही क्या कहा जाता है, क्रिया का अर्थ, विधि या मूड। ठीक है, जिसमें 5 मुख्य रूप से क्रिया के मूड हमें पता चलते हैं, यानी क्रिया का अर्थ हमें पता चलता है। ठीक है, एक निश्चयार्थ, यानी क्रिया जो व्यापार करती है, यानी क्रिया जो होती है, तो 5 अर्थों में क्रियाएं देखी जाती है मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः 5 अर्थों में क्रियाएं देखी जाती है। एक निश्चयार्थ, एक संभाव्यार्थ, एक तीसरा आज्ञार्थ, चौथा संध्यार्थ और 5वां संकेतार्थ। अब हम एक एक करके जाने इसको कि निश्चयार्थ मूड क्या होता है, संभाव्यार्थ मूड क्या होता है, आज्ञार्थ मूड क्या होता है, संदेहार्थ मूड क्या होता है और संकेतार्थ मूड अर्थ या विधि या मूड क्या होता है। निश्चयार्थ, जब क्रिया निश्चित रूप से हो रही हो। मैं आम खाता हूँ, वह जाएगा, वह किताब पढ़ रहा है, नहीं वह सो रहा है। इससे क्या पता चलता है, इन सब वाक्यों से क्या पता चल रहा है, निश्चितता का बोध पता चल रहा है। नहीं तो यह मेरा क्या हुआ, निश्चयार्थ क्रिया का अर्थ हुआ, या निश्चित अर्थ में। यह मुख्यतः सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत, सामान्य भविष्यत और अपूर्ण भूत में प्रयोग होता दिखाई पड़ता है। ठीक है, दूसरा संभाव्यार्थ, क्रिया के जिस व्यापार में संभावना हो, संभावना। ठीक है, तो वह मेरा क्या होगा, संभाव्यार्थ क्रिया होगी। जैसे आज वर्षा होगी, आज मैं मित्र से मिल सकता हूँ, आज मैं आपके घर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है उसमें क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार का जो क्रिया होती है उसका मूड कैसा होता है, संभाव्यार्थ। ठीक है, तीसरा आज्ञार्थ। आज्ञार्थ वाला जो क्रिया होता है उसमें क्या होता है, इच्छा होती है। इसमें याद रखिएगा पॉइंट, आज्ञा देना, आज्ञा, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध होता है। जैसे तुम विद्यालय जाओ, तुम विद्यालय जाओ, आप तरक्की करें, यह क्या है, इच्छा है। इच्छा कह लीजिए, आशीर्वाद कह लीजिए। तुम सदा खुश रहो, यह क्या है, हमारी इच्छा भी है और आशीर्वाद भी है। तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, यह मेरा क्या होता है, कर्तव्य। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिसमें आज्ञा का बोध हो, इच्छा आशीर्वाद का बोध हो या कर्तव्य पालन का बोध हो, वह मेरा क्या होता है, आज्ञार्थ। ठीक है, तीसरा हमारा है संदेहार्थ, जो किसी काम के होने में संदेह हो। ठीक है, ऐसी क्रिया
जिसको होने में क्या हो, संदेह हो। ठीक है, जैसे आज वर्षा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, संदेह हो। वह बाजार जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, यानी क्या है, संदेह हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संदेहार्थ क्रिया का अर्थ, यानी संदेह प्रकट होता हो। लास्ट है संकेतार्थ। संकेतार्थ में क्या होता है हमारा, जिसमें कि संकेत दिया हो, एक काम दूसरे काम पे डिपेंड हो। वह आता, जैसे वह आता तो मैं बाजार जाता, बाजार जाता। नहीं, सीता गाती तो मैं नाचती, सीता गाती तो मैं नाचती। वह पढ़ता तो पास हो जाता। नहीं, तो इस प्रकार के वाक्य में संकेत होता है, यानी एक काम डिपेंड करता है दूसरे काम पे। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्रिया पार्ट 2 में जाना क्रिया के भेद, वर्गीकरण करते हुए, और क्रिया के अर्थ, विधि और मूड के बारे में। तो यह क्रिया का पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, बाय।